कांपते गिरते पड़ते उसने अपने घर का दरवाजा खोला और जैसे तैसे भीतर आ गया। उसके चेहरे का डर ये साफ साफ बता रहा था कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे मौत से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर के भीतर आते ही उसने सामने वाली दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर डाली और सन्न रह गया। रात के 3 बज चुके थे। मतलब जो उसने देखा था वो सपना नहीं, सच था। एक ऐसा सच जो धीरे धीरे उसके जिस्म में सांप के जहर की तरह घुल रहा था। उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगाकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। चारों ओर एक गहरा खौफनाक सन्नाटा फैला था। आवाज आ रही थी तो सिर्फ उसे अपने दिल की धड़कनों की। वह जोर जोर से चीखना चाहता था, पर अगर वो ऐसा करता तो जो भी उसका पीछा कर रहा था उसे उसकी मौजूदगी का पता चलता और वो उसके ऊपर झपट कर उसे ऐसी दर्दनाक मौत दे देता जिसकी कल्पना से भी उसकी रूह तक कांप रही थी। पर वो जिस किसी से भी भाग रहा था शायद उसे उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था, क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई था जो उस लकड़ी के दरवाजे को अपने नुकीले नाखूनों से धीरे धीरे कुरेद कर भीतर वाले उस इंसान को मौत का एहसास दिला रहा था। नाखूनों से कुरेदने की वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और कर्र कर्र इस तरह की आवाज सुनकर भीतर खड़ा इंसान और ज्यादा डर गया। वह कमरे के भीतर छुपने के लिए दरवाजा या जगह ढूंढने लगा, पर अब वो पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। उसकी डरी सहमी नजरें सामने वाले दरवाजे के ऊपर ही टिकी हुई थी और अगले पल उसने जो देखा वो किसी भी इंसान को दिल का दौरा देने के लिए काफी था। अब वो साफ साफ देख रहा था कि बंद दरवाजे के बाहर नाखूनों से कुरेदने की वजह से दरवाजे पर एक बड़ा सा छेद हो रहा था, जिससे उस अंधेरे कमरे में बाहर की धुंधली सी रोशनी भीतर आ रही थी। अब मौत किसी भी पल उसके ऊपर झपटने वाली थी, पर तभी सब कुछ शांत हो गया। न दरवाजे पर किसी के नाखून से कुरेदने की आवाज आ रही थी और न किसी के सांसों के गुर्राने की डरावनी आवाज। मानो सब कुछ इस तरह से शांत हो गया था जैसे किसी तेज तूफान और आंधी के बाद मौसम शांत हो जाता है। अपनी डरी सहमी निगाहें दरवाजे के ऊपर बने उस छेद पर गड़ाकर वो एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। सन्नाटा, एक जानलेवा गहरा सन्नाटा। सन्नाटे को भी डर लगे इतना डरावना सन्नाटा, और उस गहरे सन्नाटे को चीरते घड़ी कांटों की आवाज, जैसे कोई टाइम बम जिस्म में बांध दिया हो, जो बिना बताए कभी भी फटने वाली हो। इस तरह का डर उसके दिल के भीतर था। एक एक कदम बढ़ाता वो दरवाजे के काफी नजदीक पहुंच गया और बाहर से आने वाली आहट को महसूस करने की कोशिश करने लगा, पर ना कोई आवाज ना कोई आहट उसे महसूस हो रही थी। उसने धीरे से दरवाजे के ऊपर हाथ रखकर दरवाजे पर बने उस छेद से बाहर देखने की कोशिश करने लगा, पर बाहर कोई भी नहीं था, बल्कि उसके बिल्कुल पीछे काली परछाई थी और झट से किसी ने पीछे से उसका मुंह दबोच लिया और रात के सन्नाटे के बीच उसकी चीख भी कहीं दब कर रह गई। इंस्पेक्टर सावंत का प्रमोशन और नजदीक के शहर में ट्रांसफर हुआ। अपने सहकर्मियों से मिलकर सावंत अपनी गाड़ी से दूसरे शहर के लिए निकले और कुछ ही देर में इंस्पेक्टर मोहिते ने चार्ज संभाल लिया। वे आज ड्यूटी पर ज्वाइन हुए थे। अपनी केबिन में बैठकर वे अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। हाँ पहुंच गया हूँ। हाँ नई पोस्टिंग हुई है, इसलिए नेहा से बोलना जीजा जी शादी के दिन ही आएंगे। अरे मेरे खाने की फिक्र मत करो। बोलते बोलते वे एकदम से चुप हो गए और थोड़ी शांति से कहा, हाँ दवाई भी खा लूंगा। हाँ तुम्हारी कसम। तभी कांस्टेबल अंदर आते हुए सैल्यूट किया। सर एक खत लगा हुआ है। कई दिनों से हो रही झमाझम बारिश की वजह से लोग बेहाल हो गए थे। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। ऐसे में पुलिस की वैन एक अपार्टमेंट में दाखिल हुई। उस फ्लैट के बाहर लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही थी। फ्लैट के भीतर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। अंदर कुछ पुलिस वाले और फोटोग्राफर जांच कर रहे थे। पूरी तरह लाल गाढ़े जमे हुए खून से सने सफेद फर्श के ऊपर सरकटा इंसानी जिस्म पड़ा था। धड़ से अलग किया दायां हाथ एक तरफ पड़ा था तो दूसरी तरफ बायां हाथ, पर उसका सर कहीं नहीं मिल रहा था। कमरे के भीतर मिले आई कार्ड से पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुट गई। सभी आसपास पड़ोस में पूछताछ की गई, पर किसी को कुछ भी पता नहीं था। चौकीदार से पूछताछ करने पर पता चला कि मरा हुआ वो शख्स रात के 3 बजे
बाहर से घबराया हुआ दौड़ता गेट के अंदर आ गया था, मानो वो अपनी जान किसी से बचा रहा था, पर कोई भी उसका पीछा करता हुआ दिखाई नहीं दिया। वॉचमैन ने उसे घबराहट का कारण पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया। वो दौड़ता हुआ सीधे लिफ्ट की तरफ भागा, पर लिफ्ट बंद होने के कारण वो सीढ़ियों से दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ गया। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। पुलिस ने वॉचमैन से सीसीटीवी फुटेज मंगाई। चौकीदार की उस रूम में बैठकर पुलिस इंस्पेक्टर मोहिते बंगले की सीसीटीवी चेक करने लगे। रात के करीब 2:45 बजे वही शख्स गिरता पड़ता अपार्टमेंट के गेट के भीतर आ गया, पर काफी देर तक सीसीटीवी देखने के बाद भी उसका पीछा करने वाला कोई भी शख्स दिखाई नहीं दिया। पुलिस अब इस बात से परेशान थी कि उसका पीछा कौन कर रहा था, या फिर वो किस चीज से इतना डरा हुआ था। मरने वाला शख्स काफी रसूखदार था, इसलिए देर रात तक पुलिस की कार्रवाई चलती रही। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रेनकोट पहनकर इंस्पेक्टर साहब बाइक से अपने घर जाने के लिए निकले। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में उस सुनसान सड़क से वे अपने बंगले की तरफ निकले। वैसे मर्डर के कई केस उन्होंने अपनी सोच और समझ से हल किए थे, पर यह केस काफी पेचीदा लग रहा था। एक इंसान की खौफनाक मौत हो चुकी थी, पर कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पर एक बात तो पक्की थी कि कातिल अपार्टमेंट के भीतर ही था, क्योंकि सीसीटीवी में बाहर से कोई भी अजनबी अंदर दाखिल नहीं हुआ था। आसपास के लोग जो कुछ भी बता रहे थे, उससे केस हल होने की बजाय ज्यादा ही पेचीदा बन गया था। उस सुनसान सड़क से गुजरते वक्त उनकी बाइक सड़क पर कुछ दूरी पर बंद हो गई। इसे क्या हो गया? इतना कहकर उन्होंने गाड़ी का स्टार्टर लगाया। 5-6 बार किक मारकर देखा, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश से बचने के लिए वे उस सुनसान सड़क के किनारे बने एक बंद पान के ठेले में जाकर खड़े हो गए। पॉकेट से सिगरेट निकाली और लाइटर से सिगरेट जलाकर आसपास के इलाके में नजरें घुमाने लगे। इलाका काफी सुनसान था। आगे कुछ मील दूर दाईं तरफ शहर की ऊंची ऊंची इमारतें नजर आ रही थी। काफी शांत इलाका लग रहा था। वैसे कुछ ही दिन पहले उनकी पोस्टिंग इस शहर में हुई थी, इसलिए यहाँ के बारे में उन्हें इतनी मालूमात नहीं थी। तभी एक आवाज ने उनका ध्यान खींचा। आवाज रेलगाड़ी के हॉर्न की थी। रात के अंधेरे में दूर से आने वाली रेलगाड़ी उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। वहां से कुछ ही दूरी से एक रेलवे ट्रैक गुजरता था। वहीं पर रेलवे क्रॉसिंग बना था, पर अगले ही पल उन्हें समझ आया कि रेल की उस पटरी पर कुछ पड़ा हुआ है और उसमें हलचल हो रही है। वे तेजी से कदम बढ़ाते हुए जाने लगे और उधर से रेलगाड़ी पूरी रफ्तार से आने लगी। वे जैसे जैसे नजदीक जाने लगे, उन्हें समझ आया कि रेल की पटरी पर कोई औरत है जो सामने से आती ट्रेन को देख चुकी है और पूरी जान लगाकर उस पटरी से हटने की कोशिश कर रही है। वह दर्द से कराह रही थी, रो रही थी, पर उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि पटरी से खुद को दूर कर सके। इंस्पेक्टर मोहिते अपनी जान लगाकर पटरी की तरफ जाने लगे और रेलगाड़ी भी पूरी रफ्तार से आने लगी, पर उन्हें पूरा यकीन था कि वे उस महिला को बचा लेंगे। अब कुछ ही कदम की दूरी रह गई थी, पर तभी कीचड़ में उनका पैर फिसला और वे नीचे गिर पड़े। उन्होंने पटरी पर महिला को देखा। उसकी नम आंखें उम्मीद खो चुकी थी और देखते ही देखते तेज रफ्तार गाड़ी उस महिला को कुचलती चली गई। खुद को कोसते हुए इंस्पेक्टर जमीन पर पड़े रहे। पटरी से गुजरते डिब्बों की खूनी बेसुरी आवाज उनके दिमाग में गूंजने लगी। कुछ ही देर में सारे डिब्बे गुजर गए और सब कुछ शांत हो गया। आवाज थी तो बारिश की बूंदों की। इंस्पेक्टर मोहिते सामने वाली पटरी को देखते हुए उसी पान के ठेले के आसरे खड़े सिगरेट पी रहे थे। तभी छाता लेकर आए एक कांस्टेबल ने सैल्यूट करते हुए उनसे कहा, सर, आगे कम से कम 1.5 किलोमीटर तक रेल की पटरी छान मारी है और पटरी के आसपास का इलाका भी देख लिया, पर ना किसी महिला की लाश के अवशेष मिले, ना कोई कपड़े, ना ही किसी इंसानी जिस्म का सुराग। सर, रात बहुत हो गई है और दिन भर इतना सारा काम, शायद आपको वहम हुआ होगा। सिगरेट का आखिरी कश लगाते हुए इंस्पेक्टर साहब ने कहा, ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ, कल सुबह देखेंगे। रात को इंस्पेक्टर मोहिते अपने बेड पर बैठे थे। टेबल पर रखी दवाइयों के पैकेट पर नजर गई। ना चाहते हुए भी पैकेट खोलकर एक टैबलेट निकाल रहे थे। तभी उन्हें डॉक्टर की बात याद आ गई। मुझे लगता है आपको ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। काफी स्ट्रेस है आपके काम में और शायद इसी वजह से आपको हेल्यूसिनेशन हो रहा है। मतलब आपका दिमाग खुद कैरेक्टर और घटनाएं बना रहा है। मैं कुछ दवाइयां देता हूँ, इन्हें बंद मत करिए। उन्होंने हाथ में ली टैबलेट को देखा और झट से घर के कोने में फेंक दिया
और बेड पर लेट गए। तभी उन्हें किसी की आहट महसूस हुई। बेड पर लेटे लेटे ही उन्होंने पूरे कमरे में नजर घुमाई, पर कहीं कुछ भी नहीं था। दोबारा वह उसी सोच में पड़ गए। छत पर लगा सीलिंग फैन धीरे धीरे घूम रहा था। बाहर हो रही बारिश की धीमी आवाज कानों में गूंज रही थी। पर तभी दोबारा उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पायल की धीमी आवाज, किसी महिला के चलते कदमों के साथ गूंजती पायल। मोहिते साहब एकाएक उठकर बैठ गए। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और वो आवाज एकदम से रुक गई। बाहर हॉल में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वे दरवाजे बंद करने ही वाले थे कि तभी उन्हें चूड़ियों की आवाज सुनाई दी और वे वहीं पर रुक गए। उन्होंने पूरे हॉल में नजरें घुमाई। आवाज वहीं हॉल से आ रही थी। वे हर एक तरफ देख रहे थे। सोफा, टेबल, टीवी और दीवार से सटी एक अलमारी जो पर्दे से कवर की थी, पर अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। आधी खुली खिड़की से आने वाले हवा के झोंके से अलमारी के ऊपर लगा पर्दा धीरे धीरे लहरा रहा था। आवाज शायद खिड़की के बाहर से आ रही थी। उन्होंने लाइट का बटन शुरू किया और आवाज एकदम से रुक गई। वे खिड़की के पास गए और धीरे खिड़की का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से आने वाली तेज आवाज अब काफी कम हो गई। उन्होंने अलमारी का दरवाजा अब बंद कर दिया कि तभी तेज हवा से दोबारा खिड़की खुल गई। उसी के साथ अलमारी पर लगा पर्दा धीरे से ऊपर की तरफ लहराता गया और अलमारी पर लगे शीशे में उन्हें खुद की जगह एक खून से लथपथ घायल महिला का अक्स दिखाई दिया, जो कंघी से अपने बाल बनाती हुई डरावनी आंखों से साहब को घूर रही थी। और अगले ही पल वो आईने से बाहर निकलकर झट से उनके ऊपर झपटी और उनकी नींद खुल गई। कैसा डरावना सपना था। वे बेड पर ही बैठे थे। सर दर्द कर रहा था। शायद रात में नींद पूरी ना होने की वजह से हुआ होगा। इंस्पेक्टर साहब अपने कैबिन में बैठे रात के उसी हादसे के बारे में सोच रहे थे। बार बार वो खौफनाक नजारा उनकी नजरों के सामने आ रहा था। उन्होंने अपनी बाइक निकाली और उसी पटरी की तरफ जाने लगे। दोपहर में शहर की आवाजाही आम रोज की तरह ही थी, पर बारिश अभी भी शुरू थी। उन्होंने अपनी बाइक उसी पान के ठेले के नजदीक खड़ी की। ठेले में बैठे आदमी से पूछा, बोलिए साहब, एक आध बढ़िया सा पान लगाए, बनारसी या कलकत्ते वाला। हाँ, एक बनारसी लगाओ। पान बनाते वक्त ठेले वाला गाना गुनगुनाते हुए साहब की तरफ देखने लगा। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खुल जाए बंद अकल का ताला। पर इंस्पेक्टर मोहिते कुछ परेशान नजरों से रेल की पटरी की तरफ देख रहे थे। क्या बात है साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इतना कहकर उसने साहब के हाथ में पान दे दिया। इंस्पेक्टर साहब ने उसके हाथ से पान लेकर पटरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने आज सुबह यहाँ किसी की लाश देखी? यहाँ रेलवे की पटरी पर? यहाँ तो आए दिन हादसे होते रहते हैं। कभी इंसान मरते हैं, कभी जानवर। कुछ पल वो चुप हो गया और इंस्पेक्टर साहब से पूछा, क्या बात है साहब, कुछ हुआ है का? कल रात एक महिला पटरी पर जख्मी हालत में पड़ी थी। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, तब तक उसे ट्रेन ने रौंद दिया। पर अजीब बात है कि लाख ढूंढने पर भी उसकी लाश नहीं मिली। ओह, तो आपको भी वो दिखाई दी? मतलब आप पहले इंसान नहीं जो इस घटना को देख चुके हैं। पिछले 6 महीने में 10 से ज्यादा लोगों को ये दिखाई दिया और मैंने भी एक बार ये घटना देखी थी साहब। फिर तुमने क्या किया? क्या करता, पंडित जी के पास गया। उन्होंने कुछ खाने की चीजें पटरी के पास रखवाने को कहा और फिर वो बला टली। इंस्पेक्टर मोहिते उसकी बात सुन ही रहे थे, तभी उनके मोबाइल की रिंग हुई। ठीक है, तुम लोग पहुंचो, मैं आता हूं। इंस्पेक्टर उसी बिल्डिंग में पहुंचे जहां कुछ दिन पहले एक कत्ल हुआ था। कांस्टेबल पहले ही पहुंचकर लोगों के बयान ले रहे थे। वॉचमैन गेट पर ही खड़ा था। वॉचमैन कुछ बोलता, तभी अधेड़ उम्र की एक महिला सामने आई। साहब, मैंने ही फोन किया था। बोलो, क्या बात है? वो औरत काफी डरी हुई थी। साहब, हमारी बिल्डिंग में कुछ तो अजीब हो रहा है। मतलब? साफ साफ बोलो। साहब, 2 दिन पहले जिस आदमी का खून हुआ था, वो कल रात खून से लथपथ हालत में मेरे फ्लैट के बाहर खड़ा होकर मुझे आवाज लगा रहा था। क्या बकवास कर रही हैं आप? मरा हुआ इंसान आपके कमरे के बाहर आपको पुकार रहा था। वॉचमैन की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने कहा, तुमने कुछ देखा? नहीं साहब, शायद मेम साहब को वहम हो गया होगा। साहब, वहम नहीं था, सचमुच मैंने अपने दरवाजे पर लगे की होल से उसे देखा था। ठीक है, माना आपने उसे देखा,
पर वो आपके दरवाजे के बाहर क्या कर रहा था? बोल रहा था। क्या बोल रहा था? वो औरत की आवाज में बोल रहा था, वो अकेली नहीं जाएगी, वो उसे भी साथ लेकर जाएगी। वो औरत इंस्पेक्टर साहब की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। इंस्पेक्टर साहब अब सोच में पड़ गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसे? उसे किसे?